बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मुल्तान कैंपस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट होने जा रहा है लेक्चरर इन एजुकेशन के हवाले से, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए और ये किसी भी इम्तिहान के लिए काम आ सकता है। एजुकेटर के टेस्ट हो सकते हैं या और टेस्ट हो, या किसी कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू के लिए ये इन्फॉर्मेशन और ये जो टर्मिनोलॉजी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके काम आ सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ इस वीडियो के स्टार्ट में ही कि आप जो तैयारी कर रहे होंगे लेक्चरर इन एजुकेशन के लिए, पीपीएससी के टेस्ट के लिए, तो वो अमूमन ये होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं। डिफरेंट जो बुक्स अवेलेबल हैं बाज़ार में वहाँ से आपको मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ से आप उसको देख तो लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो कंसेप्ट होता है वो आपको क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बजाय एमसीक्यूज़ के मैं थोड़ा डिटेल में टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करूं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है इन डिफरेंट टर्म्स के बारे में वो ज़्यादा क्लियर हो, क्लैरिटी आ सके। तो इसी सिलसिले में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए आज की फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की 10 टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एजुकेशन, जो किसी भी टेस्ट में और ख़ास तौर पर पीपीएससी के टेस्ट में आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो आज की पहली टर्म हमारी है पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियोज़ असेसमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ये टर्म। एक्चुअली ये किसी भी स्टूडेंट का जो मल्टीपल उसका काम होता है जो वो करता है और डिफरेंट वर्क सैम्पल्स होते हैं उनको जब कलेक्ट करता है, जो कलेक्शन है उसकी, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। और उसके लिए बाकायदा फिर ज़ाहिर है उसकी मार्किंग की जाती है और इवेलुएट किया जाता है उसको बाय यूजिंग रूब्रिक्स। तो रूब्रिक क्या है वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो पोर्टफोलियो जहन में रखें, आपके कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट वर्क सैम्पल्स, और उसको कंपाइल किया जाता है, बड़े लंबे अरसे तक इसको देखा जाता है और फिर जो इसकी कलेक्शन होती है उसके मुताबिक उसको देख के फिर एक से सेट क्राइटेरिया जिसे आप रूब्रिक कहते हैं, जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है उसको सामने रख के उसको फिर मार्क किया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि पोर्टफोलियो से उस बच्चे की पूरी कारकर्दगी, उसकी टोटल परफॉर्मेंस आपके सामने आती है। उसे पता चलता है कि एक बच्चा पूरे साल में किस तरीके से बिहेव करता रहा है, किस तरीके से उसने काम किया है, किस तरीके से उसने पढ़ाई की है, लर्निंग हुई है, को करिकुलर एक्टिविटी उसने कौन सी परफॉर्म की है। तो बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने पोर्टफोलियो, उसकी टाइप्स क्या हैं बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रूब्रिक नेक्स्ट टर्म। रूब्रिक इस सेट ऑफ स्कोरिंग क्राइटेरिया। कोई भी चीज़ आप चेक करना चाहते हैं, आप पेपर मार्क करना चाहते हैं, आप इवन के पोर्टफोलियो की मार्किंग करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से जो क्राइटेरिया सेट करते हैं, आपके कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसको सामने रख के आप स्कोर करेंगे, मार्किंग करेंगे, तो वो सेट ऑफ स्कोरिंग क्राइटेरिया कहलाता है रूब्रिक। और जब आप रूब्रिक डिज़ाइन कर लेते हैं एज ए टीचर, तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होते, आप बेहतरीन मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग आपकी अनबाइस्ड हो सकती है। जो बायसनेस आ जाती है, पसंद नापसंद शामिल हो जाती है एक टीचर की, उससे आप बच सकते हैं बहुत हद तक अगर आपने रूब्रिक प्रॉपर डिज़ाइन कर लिए। तो रूब्रिक को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आई बटन में लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके उसको डिटेल सुन सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग साइकोलॉजी में बहुत यूज़ होती है टर्म, और एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है कि जिसके ज़रिए एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उनकी लर्निंग होती है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों को, और वो सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप फिर वापस ले लेता है, हटा लेता है, जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो ख़ुद टास्क परफॉर्म कर सकें। तो ये जो कुछ अरसे तक वो सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है बच्चे की, ये सपोर्ट कहलाती है स्कैफोल्डिंग। और लेव वेगोट्स्की से ने अपनी थ्योरी जो है उसकी सोशो कल्चरल थ्योरी, उसमें इसको डिस्कस किया है स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट को। और ये मेथड ऑफ टीचिंग है दैट हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड एजुकेशनल कंटेंट बाय वर्किंग विद एन एजुकेटर और समवन
हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। एक बच्चा जो उससे ज़्यादा जानता है उसके साथ मिल के किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। और जो ज़्यादा जानता है उसके लिए टर्म यूज़ की गई है MKO। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, यानी आपके अलावा जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हम बात करें आज के दौर में तो वो कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर के असिस्टेंट्स आप ले सकते हैं। तो ये जितने भी हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसको कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो एक सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये सपोर्ट हर वक्त नहीं रहती, बल्कि बच्चे को आप इस काबिल कर देते हैं कि वो खुद काम करने लगता है। जब वो खुद इस काबिल हो जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली वो सपोर्ट हटाते चले जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो सपोर्ट के बगैर बच्चा लर्न कर लेता है, प्रैक्टिकल करता है, कामों को करता है, और फिर बहुत सारे इश्यूज़ को हैंडल करना सीख जाते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट टर्म इज़ ZPD। तो ZPD भी उसी थ्योरी में डिस्कस की गई है, और इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो ZPD इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट चिल्ड्रन कैन डू बाय देमसेल्व्स एंड द नेक्स्ट लर्निंग दैट दे कैन बी हेल्प टू अचीव विद कॉम्पिटेंट असिस्टेंट्स। देखिए ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक चीज़ बच्चे को पहले से पता होती है, और अगला जो स्टेप होता है जिसको उसने करना होता है और जहाँ तक उसने पहुँचना होता है, उसके और पहले वाली स्टेज के दरमियान जो एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, और उसमें जो डिस्टेंस होता है दोनों स्टेप्स में, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है कि ZPD concentrates on what a learner can do by themselves versus what they can do with the help of someone else। इसमें ख़ास बात यह है कि एक बच्चा खुद कर सकता है किसी चीज़ को, और दूसरा वो किसी की मदद से कर सकता है। अब इन दोनों में जो गैप है इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। नेक्स्ट टर्म इज़ होलिस्टिक स्कोरिंग। ये यहाँ पे असेसमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग के हवाले से, मार्किंग सिस्टम के हवाले से ये टर्म इस्तेमाल होती है, इवेलुएशन के हवाले से यूज़ होती है। इवेलुएटिंग स्टूडेंट वर्क इन विच द स्कोर इज़ बेस्ड ऑन एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस रादर दैन मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, जहाँ पे आप किसी भी बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस का जायज़ा लेते हैं, ओवरऑल व्यू लेते हैं, उसको कहते हैं होलिस्टिक स्कोरिंग। यानी आप स्कोरिंग कर रहे हैं लेकिन आप होलिस्टिकली आप जो है वो कंप्लीट व्यू ले रहे हैं बच्चे की, जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी उसका काम है, जो उसने लिखा है, उसका ओवरऑल इम्प्रेशन जानना चाहते हैं। तो ये काम आप कर रहे हैं, इस तरह से स्कोरिंग कर रहे हैं, तो ये होलिस्टिक स्कोरिंग है। और इसके अगेंस्ट अगर आप मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, डिटेल्ड व्यू चाहते हैं, हर एक एंगल से चेक करना चाहते हैं, तो वो एनालिटिकल स्कोरिंग कहलाती है। सो नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी आपने फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में पढ़ा होगा, या उसमें टीचिंग प्रोफेशन में पढ़ा होगा, या एजुकेशन के स्टार्ट में डिस्कशन होती है तो उसमें ये टर्म आती है एक्सियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यूज़ के हवाले से बात होती है इसमें। एक्सियोलॉजी हैज़ टू मेन ब्रांचेस, इसकी दो ब्रांचेस भी हैं, एक एथिक्स कहलाती है और दूसरा एस्थेटिक्स कहलाती है। और एथिक्स एक्चुअली हमारी जो वैल्यूज़ हैं उससे डील करती है, और जो एस्थेटिक्स है वो ब्यूटी से डील करती है। अगर हम इसके एटिमोलॉजिकली डिस्कस करना चाहेंगे कहाँ से ये टर्म आई, तो ये टर्म ग्रीक वर्ड एक्सियोस से आई है, जिसका मतलब है वैल्यू या वर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म की, और वो है इंतहाई अहम टर्म, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आप बार बार इसको सुनते हैं, डिस्कशन होती है, और इंतहाई अहम है। ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली फिर पढ़ाया जाता है, इवन के फिर बाद में पेपर बनाए जाते हैं और फिर मार्किंग की जाती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956 बाय टीम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये 1956 में ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, और इसका नाम जो है, जो कमेटी थी जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, उनके चेयरमैन का नाम था बेंजामिन ब्लूम। तो उनके नाम से ये जानी पहचानी जाती है। और ओरिजिनल जो टैक्सोनॉमी है
वो उसमें 3 डोमेन्स हैं। एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरी है अफेक्टिव डोमेन, तीसरी है साइकोमोटर डोमेन। लेकिन अगर आप देखें तो एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कॉग्निटिव डोमेन में, और कॉग्निटिव डोमेन की 6 डिफरेंट क्लासिफिकेशन लेवल्स हैं, यानी स्टेजेस हैं, उसकी लेवल्स हैं। ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें आता है नॉलेज, फिर कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिवाइज्ड वर्जन भी आया था, रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, और इसमें 2001 में लॉरेन एंडरसन और डेविड क्राथहोल, इन्होंने एक रिवाइज वर्जन दिया ब्लूम टैक्सोनॉमी का, और इसका नाम था टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग। ये जो रिवाइज्ड वर्जन था, इसमें 3 कैटेगरीज वर नेम्ड एज, यानी 3 कैटेगरीज जो है वो रीनेम की गई, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको एक्सप्रेस किया गया वर्ब्स की सूरत में रादर देन नाउन्स। यानी पिछली जो पहली जो ओरिजिनल वर्जन था इसका, उसमें नाउन की सूरत में था, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंसस, इवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ी तब्दीली की गई और नाउन की जगह पे वर्ब यूज़ किया गया। ये बड़ी अहम बात है, याद रखने वाली। नॉलेज को चेंज कर दिया गया रिमेंबरिंग से, इसी तरीके से कंप्रीहेंशन को चेंज कर दिया गया अंडरस्टैंडिंग से, और सिंथेसिस को चेंज कर दिया गया क्रिएटिंग से। इस तरीके से नाउन की जगह पे वर्ब को यूज़ किया गया। इन एडिशन क्रिएटिंग बिकेम द हाईएस्ट लेवल इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये जो क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी थी, इसमें जो हाईएस्ट लेवल था वो क्रिएटिंग था रिवाइज्ड वर्जन में, और जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें इवैल्यूएशन आखिरी स्टेज थी। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया, इवैल्यूएटिंग कर दिया गया इवैल्यूएशन की जगह पे, और हाईएस्ट लेवल जो था इसमें क्रिएटिंग लास्ट लेवल। रिवाइज्ड वर्जन जो है उस कुछ इस तरह से है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये दर्जाबंदी बनती है जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है। इसके बाद हम बात करेंगे another important term which is called benchmark. Benchmark is actually is a detailed description of the specific level of student performance expected of students. ये एक्चुअली एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। किसी भी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, उसका लेवल है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है उसको बेंचमार्क कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम मज़ीद बेहतरीन तरीके से ज़रा एलबोरेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं अ डिफाइंड मेजरमेंट आर स्टैंडर्ड सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस बाई विच प्रोसेस परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड। यानी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह लें या एक स्टैंडर्ड कह लें, मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड है या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसको सामने रख के आप किसी भी बच्चे की, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये जो स्टैंडर्ड है जिसको सामने रखना है, दैट इज़ कॉल्ड बेंचमार्क। इसके बाद अगली टर्म है एनालिटिकल स्कोरिंग। एनालिटिकल स्कोरिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस को आप इवेलुएट करना चाहते हैं स्टूडेंट वर्क की, तो उसे कहते हैं एनालिटिकल। यानी हर तरह से आप जायज़ा ले रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को चेक करना चाह रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल इम्प्रेशन जानना चाहते हैं किसी भी बच्चे की कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस का, तो उसे होलिस्टिक स्कोरिंग कहते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट आज की वीडियो का जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ कॉल्ड हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम एक्चुअली अनरिटन या अनऑफिशियल या ऑफन अनइंटेंडेड लेसन होते हैं जिसमें वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिसमें आप एक दूसरे को देख के सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। आपको बाकायदा पढ़ाई नहीं जाती फॉर्मली, आपके लिए कोई टीचर नहीं आता, आपके लिए कोई किताब नहीं होती, आपके लिए कोई लेक्चर नहीं दिया जाता और उसका कोई इम्तिहान नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए एक दूसरे को देख के सीख जाते हैं। डिसिप्लिन सीख जाते हैं, एहतराम सीख जाते हैं, उठना बैठना सीख जाते हैं, बात करने का स्टाइल सीख जाते हैं एक दूसरे को देख के। तो ये जो सारी बातें हैं, अनरिटन, अनऑफिशियल, अनइंटेंडेड लेसन, वैल्यूज़, ये सारी की सारी जो एक बच्चा स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं भी सीखता है ऑब्जर्वेशन से, आपस में इंटरेक्शन के साथ, तो इसे कहा जाता है हिडन करिकुलम। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई 10 टर्म के साथ बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।